कहता है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, इकोनॉमी जो ग्रो करेगी ये किस वजह से ग्रो करती है, इसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है। समझ में ना, इकोनॉमी की जो इकोनॉमी जो ग्रोथ करेगा इसके पीछे का क्या सब रीजन है, क्या वजह है। कोई एक सिंगल फैक्टर तो है नहीं, किसी एक सिंगल फैक्टर की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, कई सारे फैक्टर हैं। तो मान लो कि मैंने एक बंदा है यहाँ पे, ये मैंने इससे पूछा बता भाई कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उन तुम्हारे हिसाब से ये कैसे बेसिकली इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। तो ये बोलता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ना, मान लेते हैं इकोनॉमी की पॉपुलेशन कितनी है वो डिपेंड करता है, इकोनॉमी के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कितना है वो डिपेंड करता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इकोनॉमी में कैसी है वो डिपेंड करता है, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर इकोनॉमी की कैसी है वो डिपेंड करता है। एन नंबर ऑफ फैक्टर इसने बता दिया, बोला सही है। इस बंदे का नाम था सोलो। तो इसने जो भी बताया उसको हम लोग बोलेंगे सोलो मॉडल। मतलब इसने जो भी फैक्टर्स बताए उस फैक्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और उस फैक्टर का नाम दिया सोलो मॉडल। सिमिलरली एक और बंदा था, मैंने इससे पूछा तो इसने भी तीन चार फैक्टर्स बता दिए। तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था हेरोड। तो इसका नाम है, इसका इसके इन्होंने जो फैक्टर बताया उससे जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल उसका नाम है हेरोडोमर मॉडल। तो मतलब अलग अलग इकोनॉमिक्स की अलग अलग प्रोस्पेक्टिव ने उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बताए और उनके नाम पर हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं। क्या सारे मॉडल सही है, तो अपने अपने जगह पे सारे मॉडल सही है, सब अपनी अपनी कुछ न कुछ अजम्पशन लेके मॉडल को तैयार किए हुए हैं, तो सब अपने अपने जगह पे सही है। क्या कोई गलत भी है, तो बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूं बार बार कि वो अपने अपने जगह पे सबने कोई ना कोई अजम्पशन लेकर अपने मॉडल को तैयार किया है। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को हम लोग पढ़ रहे हैं और उनके नाम के अकॉर्डिंग जान रहे हैं। तो सोलो मॉडल अलग है, हेरोडोमर मॉडल अलग है, रोमर मॉडल अलग है, सबको एक एक तरीके से मतलब बारी बारी से पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सोलो मॉडल से। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सोलो मॉडल, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सोलो मॉडल्स। बहुत बेसिकली लंबा मॉडल है, मतलब टाइम लगेगा, एक क्लास में तो कभी नहीं होने वाला है, दो तीन चार क्लास तो लगेंगे सोलो मॉडल को पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने सोलो से पूछा कि बताओ यार, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो किन किन वजह पे डिपेंड करता है। तो सोलो कहता है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो मेरे अकॉर्डिंग तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसने तीन फैक्टर्स बताए, फैक्टर नंबर वन, फैक्टर नंबर टू, फैक्टर नंबर थर्ड। कहता है क्या क्या फैक्टर है। तो सोलो कहता है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो सबसे पहले तो इकोनॉमी का जो कैपिटल स्टॉक है उस पर डिपेंड करता है। कैपिटल स्टॉक मतलब नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो कैपिटल स्टॉक किस तरीके से ग्रो करेगी उससे इकोनॉमी में किस तरीके से ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमी की ग्रोथ पहला फैक्टर इसने बताया कि कैपिटल स्टॉक पे डिपेंड करता है। कहता है ठीक है। कहता है दूसरा दूसरा फैक्टर क्या है, तो दूसरा फैक्टर कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ। कहने का मतलब इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से ग्रो कर रही है इस पे भी डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। और बोला तीसरा फैक्टर, तो कहता है कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है उस पे भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। तो सोलो कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग तीन फैक्टर है जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। पहला तो कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, एंड तीसरा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई। कहता ठीक है। कहता मैंने ये तीन फैक्टर तो बता दिए, अब क्या करूंगा। तो मैं अपने मॉडल को, सोलो कहता है मैं अपने मॉडल को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड, मतलब तीन अलग अलग स्टेप में डिवाइड करके बताऊंगा। पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनो। कहता है मैंने पूछा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वन। पहले उसने तीन फैक्टर बता दिए। तीन फैक्टर क्या था, तो कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, दूसरा फैक्टर क्या था तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, एंड तीसरा फैक्टर क्या था तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो उसने पहले तीन फैक्टर बता दिए। अब वो बोलता है कि जो मैं मॉडल अपना तैयार करूंगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसको मैं तीन अलग अलग स्टेप में डिवाइड करूंगा और बारी बारी सीक्वेंस से लेके चलूंगा। मैंने पूछा बता पहले स्टेप में तुम क्या करोगे। तो स्टेप नंबर वन में वो कहता है ध्यान से सुनो कि स्टेप नंबर वन में मैं पहले ये देखूंगा कि जो कैपिटल स्टॉक है हमारी इकोनॉमी की, वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे हेल्प कर रहा है। मतलब कैपिटल स्टॉक जो हमारी इकोनॉमी की है उससे किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो मैंने पूछा जो बाकी दो फैक्टर तुमने बताए उसका क्या। तो सोलो कहता है कि स्टेप वन में मैं बाकी दो फैक्टर को अज्यूम करके चलूंगा कि वो कांस्टेंट है, रिमेन अनचेंज्ड है। तो कहने का मतलब पहले स्टेप में मैं ये चेक करूंगा कि कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी की हेल्प से इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ हो रही है, कीपिंग
एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेप तो इसका ये हो गया, ठीक है। कहता है दूसरे स्टेप में क्या करोगे, कहता है दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा कि कैपिटल स्टॉक और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन दोनों को लेकर चलूंगा और फिर देखूंगा कि इन दोनों की वजह से इकोनॉमी में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, कीपिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। तो दूसरे स्टेप में हम कैपिटल स्टॉक को भी लेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी लेंगे और इन दोनों को मिलाकर देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी मेरी ग्रोथ कर रही है। और यहां पे दूसरे स्टेप में हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। कहता तीसरे स्टेप में क्या करोगे, कहता तीसरे स्टेप में हम अब तीनों को साथ में लेके चलेंगे और फुल फ्लैश सोलो मॉडल लेके काम करेंगे। ओके, मतलब फुल फ्लैश सोलो मॉडल की स्टडी करेंगे। तो सोलो ने 3 फैक्टर बताए और अपने मॉडल को 3 अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टेप 1 पढ़ना है, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, सबको साथ में देखेंगे तो सोलो मॉडल तैयार होगा। आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है सोलो मॉडल का वो समझ में आया होगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में सोलो का क्या कहना था कि हमें यह देखना है कि कैपिटल स्टॉक जो ग्रो कर रही है उससे इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी, कीपिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी रिमेन कांस्टेंट। ओके, ठीक है। अब सोलो से मैंने पूछा कि चलो ये तो ठीक है, कैपिटल स्टॉक ग्रो करेगी और उससे आप ये चेक करोगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है, लेकिन पहले ये मुझे बताओ कि कैपिटल स्टॉक आएगा कहां से। पहले तो कैपिटल स्टॉक आएगा कहां से वो बताओ, फिर बाद में देखेंगे वो ग्रो करेगी तो उससे इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करती है। तो पहले मुझे ये बताओ कि कैपिटल स्टॉक आएगा कहां से। तो ध्यान सुनो, सोलो कहता है कि क्या आपका इकोनॉमी प्रोडक्शन हो रहा है, कहता है हाँ प्रोडक्शन तो हो रही है। कहता है जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं उसमें से कुछ आउटपुट हम लोग खर्च कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहता है खर्च कर रहे होंगे, खर्च तो कर रहे होंगे, लेकिन खर्च कितना करेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा, तो कौन सा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब कितने 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। तो सोलो कहता है कि एक बार के लिए अज्यूम कर लो कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। तो सोलो मॉडल में हम लोग अज्यूम करके चलेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। ओके, ठीक है। तो सोलो कहता है कि आप जो प्रोडक्शन करोगे, जो भी आउटपुट आएगा, तो उस आउटपुट में से कुछ आउटपुट आप लोग क्या करोगे, स्पेंड खर्च कर लोगे, कुछ आउटपुट आप यूज कर लोगे, लेकिन जो बचेगा, जो बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके लिए क्या है, सेविंग है। मतलब आपने प्रोडक्शन की आउटपुट जनरेट किया, उसमें से कुछ आउटपुट आपने कंज्यूम कर लिया इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बचा हुआ जो आउटपुट है वो आपके लिए क्या है, सेविंग है। कहता है सेविंग है। कहता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। कहता है हाँ ये भी सही है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग तो इन्वेस्टमेंट के बराबर आता है। कहता है ठीक है, अगर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर आता है तो हम सेविंग को कन्वर्ट कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट से। कहता है ठीक है ये भी सही है, तो सेविंग को कन्वर्ट कर लिया इन्वेस्टमेंट से। आप पूछता है बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है। कहता है इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है कि हर साल हम अपने पैसे का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने में, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। कहता है ठीक है, तो हर साल इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, कैपिटल स्टॉक ग्रो होती जाएगी। तो कैपिटल स्टॉक कैसे ग्रो होगा, कैपिटल स्टॉक कहां से आएगा वो तो समझ में आ गया। अब कैपिटल स्टॉक के ग्रो के हेल्प से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग इकोनॉमी में, सोलो क्या कहता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती रहेगी, मतलब होती ही होगी। तो प्रोडक्शन होती है तो आउटपुट बन रहा होगा, तो आउटपुट में से कुछ हिस्सा हम लोग खर्च कर रहे होंगे। अब खर्च कर रहे होंगे तो खर्च कितना करेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी चल रही है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। तो अज्यूम किया गया कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। तो कहता है ठीक है, तो आउटपुट में से कुछ हिस्सा हम लोगों ने खर्च किया, तो बाकी क्या किया, सेव किया होगा। तो सेविंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। तो सेविंग को हमने कन्वर्ट कर लिया इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब हर साल हम कितना पैसा उसका मशीन और वही प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, तो वो बेसिकली वही तो इन्वेस्टमेंट हो गया। कैपिटल स्टॉक इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अंडरस्टूड, नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वही है। तो धीरे धीरे कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल स्टॉक ग्रो करेगा। अब कैपिटल स्टॉक जो ग्रो करेगा इससे इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करेगी वो हम लोग पढ़ते हैं। तो मतलब स्टेप 1 में भी ब्रेक किया गया है अलग तरीके से। जैसे सोलो ने पहले 3 फैक्टर बताए, 3 फैक्टर को फिर स्टेप बाय स्टेप बताया। अब स्टेप 1 को भी हम लोग आराम से विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हैशटैग लगेगा एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। हेडिंग डाल लीजिएगा, हैशटैग लगा के एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ओके, चलिए, तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल आपने, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, सोलो मॉडल इज डिजाइंड, सोलो मॉडल इज डिजाइंड टू शो
Solo model is designed to show how growth in capital stock, comma, growth in labor force, comma, growth in labor force and advancement in technology interacts in an economy and how they affect total output of the economy full stop। मैं इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ रहा हूं। सोलो मॉडल इज डिजाइन्ड टू शो हाउ ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक कोमा ग्रोथ इन लेबर फोर्स एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट्स इन एन इकोनॉमी एंड हाउ दे अफेक्ट टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे फुल स्टॉप आगे लिखिएगा। वी विल बिल्ड सोलो मॉडल इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। वी विल बिल्ड सोलो मॉडल इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फुल स्टॉप आगे लिखना। इन द फर्स्ट स्टेप comma we examine how supply and demand of goods determine in the first step comma we examine how supply and demand of goods determine accumulation of capital how supply and demand of goods determine accumulation of capital comma assuming that labor force and technology are constant full stop। चलिए ये एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल हो गया। आप दूसरा हैशटैग दीजिए, मतलब कई सारे हैशटैग लगेंगे। आप दूसरा हैशटैग में आपको लिखना है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, देखो यहां पे सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल वाई कुछ और बताता है, स्मॉल वाई कुछ और बताता है, वाई पे पावर डॉट मतलब ये इसका मतलब कुछ और है, स्मॉल वाई का मतलब कुछ और है, वाई पे पावर डॉट का कुछ और है, वाई पे पावर कैप का मतलब कुछ और है। सिमिलरली कैपिटल सी का मतलब कुछ और है, स्मॉल सी का मतलब कुछ और है, सी प्राइम का मतलब कुछ और है, कैपिटल के का मतलब कुछ और। अच्छा, कई कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, कैपिटल के ऐसे लिखते हैं, स्मॉल के भी ऐसे ही लिख देते हैं। तो आज नहीं चलेगा, क्योंकि कैपिटल के तो ऐसे लिखा जाएगा और स्मॉल के में आपको कुछ इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंबल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस जगह पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाला गया है सप्लाई गुड्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन। तो स्क्रीन पे देखकर पहले समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद जब लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप लिखना। ठीक है, चलिए। कहता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस तरीके से कहता है कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड लेबर फोर्स। तो यहां पे जो y है, ये जो y है, इस y का मतलब है पूरे इकोनॉमी का आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट, और यू कैन से जीडीपी। तो ये इस y का मतलब है, कैपिटल y का मतलब एग्रीगेट आउटपुट। ये जो कैपिटल k है इसका मतलब है पूरे इकोनॉमी की कैपिटल स्टॉक, और ये जो कैपिटल L है इसका मतलब है पूरे इकोनॉमी का लेबर फोर्स। ध्यान रखना, मैं लेबर फोर्स बोल रहा हूं, पॉपुलेशन नहीं बोल रहा। पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स आर डिफरेंट चीज, सेमेस्टर थर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल वाई, तो एग्रीगेट आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड लेबर फोर्स। और कौन सी कैपिटल स्टॉक है? पूरे इकोनॉमी का। कौन सा लेबर फोर्स है? पूरे इकोनॉमी का लेबर फोर्स है। कहता है ठीक है। अब यहां पे कहता है जो सोलो है वो अज्यूम करता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो नेचर ऑफ रिटर्न्स है इस फंक्शन का, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। जो नेचर ऑफ रिटर्न्स है वो क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। और आप सभी को पता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या? होमोजीनियस डिग्री 1। और होमोजीनियस डिग्री 1 का मतलब क्या है कि हम अपने फंक्शन के जो वेरिएबल है अगर उसको सेम प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी मतलब अपने वेरिएबल को सेम प्रोपोर्शन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो मेरा आउटपुट निकल रहा है वो भी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करेगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं कैपिटल स्टॉक को जेड टाइम्स, वहां आप सेमेस्टर थर्ड में टी टाइम्स करते थे और एमएमई 2 में लैम्डा टाइम्स करते थे, यहाँ पे हम लोग जेड टाइम्स। तो अगर आप कैपिटल स्टॉक को जेड टाइम्स इंक्रीज करोगे, लेबर फोर्स को जेड टाइम्स इंक्रीज करोगे, तो जो आपका आउटपुट है वो भी जेड टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा। अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ड्यू टू अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इतनी बात समझ में आ गई? कहता है ठीक है। कहता है अब यहां पे हम लोग लेट ले लेंगे z इज इक्वल टू 1 अपॉन में l। कहता है z इक्वल टू 1 अपॉन में l लेट लेने का क्या कारण है?
तो सुनना क्या कारण है। जब मैं z इज इक्वल टू 1 अपॉन में l लूंगा तो z के प्लेस में 1 बाय l लिखूंगा, तो यहां आएगा y अपॉन में l, यहां आ जाएगा f, इसके अंदर में k अपॉन में l कॉमा ये 1। देखो ध्यान से, एक मैं मतलब समझाता हूं बेसिकली आपको। मैं बोल रहा हूं कि जो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक थी वो कितनी थी, तो कहता है वो कैपिटल स्टॉक मान लो 5000 यूनिट था। लेबर फोर्स कितना था, लेबर फोर्स में लेट अस सपोज 1000 यूनिट था। कहता है कि 5000 यूनिट ऑफ कैपिटल स्टॉक और 1000 यूनिट ऑफ लेबर फोर्स को यूज करके आप आउटपुट कितना जनरेट करते थे, तो लेट अस सपोज आउटपुट जनरेट करते थे हम लोग 20000। तो अगर आउटपुट हम 20000 जनरेट कर रहे हैं तो y बाय एल मुझे क्या बताएगा, y की वैल्यू 20000, l की वैल्यू 1000। तो यहां से हम लोग अगर काटते हैं तो मतलब एक लेबर 20 यूनिट ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहा है ना, तो y बाय एल इज नथिंग बट आउटपुट पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर। ध्यान सुनना, y बाय एल इज नथिंग आउटपुट पर वर्कर। सिमिलरली k बाय एल इज नथिंग बट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। तो इस चीज को बस एक्सप्लेन, इस चीज को मानने के लिए पूरे फंक्शन को पर वर्कर के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने z इज इक्वल टू 1 बाय एल लेट लिया है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल जो मैंने लिया है इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ओके ओके, तो यहां से अब हमारे पास जो आ गया y बाय एल, तो y बाय एल इज नथिंग बट आउटपुट पर वर्कर। तो y बाय एल को आउटपुट पर वर्कर को हम लोग स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k बाय एल इज नथिंग बट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। तो कैपिटल स्टॉक पर वर्कर हम लोग स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू में 1। तो हमारे पास आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर आ चुका है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के, मतलब आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। इतनी बात समझ में आ गई। मैं लिख देता हूं यहां पे स्मॉल y का मतलब है आउटपुट पर वर्कर एंड स्मॉल k का मतलब है कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। ठीक है, ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। ओके, अब आपने ना एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा बचपन में ही क्लास 11th में, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में दो लॉ लगते हैं, याद है, एक तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी हम लोग बोलते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता था कि हमारे सारे वेरिएबल बढ़ते थे तो उससे आउटपुट में क्या चेंज आता था वो बताता था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता था कि कोई भी एक अगर फैक्टर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब किसी भी एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो उससे हमारे आउटपुट में क्या चेंज आता था, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो एक बात बताओ, हमारे पास जो फंक्शन है आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, ये तो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ओनली कैपिटल स्टॉक पर वर्कर पे। तो यहां पे कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपको याद हो तो हम लोग यहां पे लिखते थे एल, यहाँ पे आउटपुट कहते थे कि पहले जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद मेरा आउटपुट फॉल करेगा। इस तरीके से आउटपुट फंक्शन आता था, बोलो हम, ठीक है। सोलो यहाँ अज्यूम करता है कि बस इतना, इतने इलाका को सोलो मॉडल अज्यूम करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिमिनिशिंग रिटर्न देगा, मतलब इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट। इतनी बात समझ में आ गई। और आज हमारे लिए लेबर के जगह पे कैपिटल स्टॉक पर वर्कर यहाँ पे रहेगा, ओके। एंड क्यू के जगह पे स्मॉल वाई, मतलब आउटपुट पर वर्कर होगा। तो यहां से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मैं इस चीज को यहां रिमूव कर देता हूं। तो चलो ये रखते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं डायग्राम बना रहा हूं इस फंक्शन का, ओके। चलिए, ये हमारे पास आएगा कैपिटल स्टॉक पर वर्कर और यहां पर हम लिखेंगे आउटपुट पर वर्कर। मैं आपको बता दूं एक चीज, पेपर में जब आप डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे जो मैंने सिंबल का यूज किया है, पेपर में आपको सिंबल का यूज नहीं करना, आपको पूरा लिखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर में कैपिटल स्टॉक पर वर्कर इंग्लिश में CAPITL इस तरीके से, और वाई स्मॉल वाई ना लिखकर आउटपुट पर वर्कर, मतलब पूरा नाम आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। कहता ठीक है। तो कहता है कि हमें सोलो ने अजम्पशन क्या लिया कि हमें बस डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला, मतलब इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट वाला प्रोपोर्शन लेना है। तो बाय यूजिंग दिस मैंने इस तरीके से फंक्शन बना दिया
पर आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कैसे बना। थोड़ा सा इस डायग्राम को मैथमेटिकली अगर देख ले तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, तो हमारे पास डी वाई अपॉन में डी के जो आ जाएगा, वो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, दिस मस्ट बी अ पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही है ना। जैसे जैसे केक बढ़ेगा मेरा आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट बढ़ेगा, तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव। अच्छा, एफ डैश ऑफ के इज नथिंग, ये जो डी वाई अपॉन में डी के, दिस इज नथिंग बट एम पी के, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। बोलो डी वाई बाई डी, दिस इज नथिंग बट आउटपुट को विद रिस्पेक्ट टू हम वेरिएबल कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर ही तो बता रहा है, तो एमपी के मस्ट बी अ पॉजिटिव। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। कहता है अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा, तो दोबारा डिफरेंशिएट अगर इसको करेंगे तो दिस मस्ट बी अ नेगेटिव नंबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि एफ डबल डैश ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर इज मस्ट बी अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमारा डायग्राम कॉनकेव बनेगा बाय यूजिंग दिस, मतलब बाय ड्यू टू अजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विच इज गिवन बाय अ सोलो। अंडरस्टूड। तो डायग्रामेटिकली आपको सब पता है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब वैल्यू बढ़ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, और अगर हमारा कर्व का कर्वेचर कॉनकेव है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव। तो आई होप आपको ये भी कुछ टर्म समझ में आ चुके होंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपने जो हेडिंग डाला था सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन, आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल के, कैपिटल एल क्या है, उसके बाद जेड इज इक्वल टू 1/l क्यों लिए, और जेड वाई बराबर होता है जेड क्यों आया, बेसिकली ड्यू टू अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और स्मॉल वाई क्या है, स्मॉल के क्या है, सबका मतलब समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले लिखिए सप्लाई ऑफ गुड्स इन सोलो मॉडल, supply of goods in solo model, supply of goods in solo model is based on production function, is based on production function which states that, output depends on, capital stock and labor force, which states that output depends on capital stock and labor force, that is बस आपको बस इतना पार्ट जिसको मैंने आसमानी कलर के कलर से बस सर्कल किया, इतना लिखना, दैट इज वाई इक्वल टू कैपिटल वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल के कॉमा एल, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखना, द मॉडल अज्यूम दैट, प्रोडक्शन फंक्शन हैज the model assume that production function has constant returns to scale, the model assume that production function has constant returns to scale, comma, which mean if all input are increased, which mean if all input are increased in a given fixed proportion, then output will also, increased by the same proportion, अब आपको क्या करना है, इस डायग्राम से पहले मतलब ब्लैक कलर से जो मैं सर्कल कर रहा हूं इतना इक्वेशन जो सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है ये पूरा लिख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इतना लिख लिया होगा, ठीक है। तो आगे लिखो, दिस मीन्स इक्वेशन खत्म होने के बाद, दिस मीन्स दैट आउटपुट पर वर्कर इज द this means that output per worker is a function of capital stock per worker. This means that output per worker is a function of capital stock per workers, and due to diminishing return, production function as capital stock per worker increases, full stop। आगे लिखो, the slope of production function measures marginal product of capital per worker, the slope of production function measure marginal product of capital per worker। अब आप आराम से ये डायग्राम बनाइए और नीचे जो मैंने लिखा है पूरा मतलब ये पूरा डायग्राम के साथ ये पूरा आप नोट कीजिए, ओके।
आई होप आपने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डिमांड फॉर गुड्स एंड कंजम्पशन फंक्शन। डिमांड फॉर गुड्स एंड कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क देखते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। सिंपल सा रफ वर्क है। ठीक है, तो सोलो ने अज्यूम किया था कि टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, ओनली सी प्लस में आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड नहीं है। ठीक है, सेमेस्टर 2 में भी बताया गया आपको अच्छे से। तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल बी सी प्लस आई, और एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, एग्रीगेट आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब y इज इक्वल टू ए ई। तो y इज, ये y एग्रीगेट आउटपुट है। ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस में आई। ठीक है, कहता है कि अब हमारे पास सब पूरे इकोनॉमी की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पूरे इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और पूरे इकोनॉमी का एग्रीगेट आउटपुट है। मैं इन सबको लेबर फोर्स से डिवाइड कर दे रहा हूं, सबको लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। तो y by l is nothing but a small y which is nothing but a capital, sorry, which is nothing but a output per worker। c by l is nothing but a small c which is nothing but a consumption per worker, और i by l is nothing but a small I which is nothing but a investment per worker। तो कहता है कि एक इक्वेशन हमारे पास है, आउटपुट पर वर्कर इज इक्वल टू कंजम्पशन पर वर्कर प्लस में इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है। तो सोलो कहता है इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है कि आउटपुट पर वर्कर मस्ट बी इक्वल टू कंजम्पशन पर वर्कर प्लस में इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। कहां से आया, तो सोलो कहता है आपको ये पता होना चाहिए। तो कहां से आया, मैंने रफ वर्क में आपको पहले से समझा दिया, ये इस तरीके यहां से बेसिकली आया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि अभी तक में हमने क्या देखा, जब कैपिटल वाई का स्मॉल वाई आया तो वो पर वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा था। कैपिटल के का स्मॉल के आया तो वो भी पर वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा था। कैपिटल सी का स्मॉल सी आया वो भी पर वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल आई का स्मॉल आई आया वो भी पर वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सेविंग के केस में स्मॉल एस, अगर कैपिटल एस इज अ सेविंग तो स्मॉल एस आज सेविंग पर वर्कर नहीं होगा। तो सेविंग के केस में क्या होगा, तो सेविंग के केस में जो स्मॉल एस है उसका मतलब होता है कि आप अपने इनकम का, अपने आउटपुट का कितना प्रोपोर्शन सेविंग कर रहे हो। ध्यान सुनो, मैं कहता हूं कि एक बंदे को मैंने पूछा कि बताओ आपकी इनकम कितना है, आपका आउटपुट कितना है, बोलता है कि मेरी आउटपुट वाई इक्वल टू 10 है। मैं बोल रहा हूँ इसमें से कितना आप खर्च करोगे, कितना सेविंग करोगे। कहता है कि मेरी इनकम जो भी है ना, मेरी आउटपुट जो भी आती है उसका मैं कुछ प्रोपोर्शन क्या करता हूँ, सेव करके रखता हूँ। तो ये जो कुछ प्रोपोर्शन है इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो कहने का मतलब ये कि जो भी मेरी आउटपुट होगी, ठीक है, इसका मैं कुछ प्रोपोर्शन सेविंग करके रखूंगा, और कुछ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब 0, 30%, 40%, 50%, उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एस से। तो ये हमारे लिए सेविंग होगा। ठीक है, कहता है कि पूरे आउटपुट में से मैं इतना सेविंग करूंगा तो मेरे पास बाकी क्या बचा, कंजम्पशन। समझ में आया। तो कैपिटल, सॉरी ध्यान सुनो, कंजम्पशन पर वर्कर इज इक्वल टू आउटपुट पर वर्कर माइनस में सेविंग पर वर्कर। इतनी बात समझ में आ गई। तो सेविंग पर वर्कर बेसिकली स्मॉल एस इंटू में वाई होगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल एस इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शन, वो परसेंटेज कि आप अपने पूरे आउटपुट में से कितना सेव करके रखते हो। इट कैन बी 10%, 20%, 30%, मतलब ये जो एस होगी ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 से छोटा होगा एंड 0 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए तो ये दो इक्वेशन आ गई, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिए इन सोलो मॉडल कॉमा डिमांड फॉर गुड्स, इन सोलो मॉडल कॉमा डिमांड फॉर गुड्स comes from consumption and investment, in solo model comma demand for goods comes from consumption and investment, full stop। आगे लिखना, it means that output per worker, it means that output per worker is divided between consumption per worker and investment per worker। It means that output per worker is is divided between consumption per worker and investment per worker। that is y equal, that is ये मतलब ये जो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 ये पूरा लिख लो। ठीक है, that is इक्वेशन नंबर 1।
ओके, पैराग्राफ चेंज करो, आगे लिखो। द मॉडल assume that a fraction of income is saved. The model assume that a fraction of income is saved and remaining fraction is spent on consumption. The model assume that a fraction of income is saved and remaining fraction is spent on consumption. Full stop, आगे लिखो। Therefore, consumption function can be expressed as consumption function can be expressed as ये इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड, ठीक है। सॉरी, आगे लिखिएगा। सब्सटीट्यूटिंग दिस कंजम्पशन फंक्शन इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूटिंग दिस कंजम्पशन फंक्शन इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू इस c के प्लेस पे हम लोग इस कंजम्पशन फंक्शन को पुट कर देंगे, तो y माइनस में डेल्टा सॉरी स्मॉल s इंटू में y प्लस में i, यहां से y y कट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इज इक्वल टू s टाइम्स y, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इक्वल टू s स्मॉल s एक प्रोपोर्शन है, तो ये, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस कंजम्पशन फंक्शन इन इक्वेशन 1 वी गेट दिस, तो ये पूरा लिख लीजिएगा, वी गेट दिस। अब लिखो आगे, इट शोज दैट इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू सेविंग, फुल स्टॉप। आगे देखो, देयरफॉर कॉमा प्रोडक्शन फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन आर, टू मेन एलिमेंट ऑफ सोलो मॉडल। देयरफॉर प्रोडक्शन फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन आर टू मेन एलिमेंट ऑफ सोलो मॉडल। तो अभी जो हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था ये वाला, तो इस पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो मैं दोबारा से बना देता हूं डायग्राम। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी का डायग्राम है। तो आज हमें क्या करना है, हमने क्या देखा यहाँ पे, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट अ सेविंग ना, सेविंग क्या है, तो एस और वाई। ठीक है, एस टाइम्स ऑफ आउटपुट पर वर्कर, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एस टाइम ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। शुरुआत में हम लोगों ने देखा ना, वाई इज नथिंग बट व्हाट, फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। ओके, तो कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट भी जो है हमारा क्या है, फंक्शन है कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। तो आज हमें इन्वेस्टमेंट का भी डायग्राम बनाना है। तो यहां हमने लिखा कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, ये रहा 0। तो जब हम लोग आउटपुट पर वर्कर का डायग्राम बनाए थे तो कुछ ऐसा बनाए थे, ये था आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। तो आज इसी में मुझे इन्वेस्टमेंट का भी डायग्राम बनाना है, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर का भी डायग्राम बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। कहता है कि जो आउटपुट पर वर्कर है वो है फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या, इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट एस टाइम्स वाई, मतलब सेविंग, दिस इज नथिंग बट एस टाइम्स फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, कुछ इस तरीके से बोलो। हाँ, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था, मतलब डी वाई अपॉन में डी के जो आया था वो पॉजिटिव आया था, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, मतलब डी आई अपॉन में डी के जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। बोलो, ठीक है। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी के स्क्वायर नेगेटिव था, तो इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। सब कुछ तो सेम ही है ना, बस एक डेल्टा प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दिस डेल्टा इज अ कांस्टेंट, नॉट डेल्टा सॉरी, स्मॉल एस, ये एक स्मॉल एस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और दिस स्मॉल एस इज नथिंग बट बेसिकली कांस्टेंट नंबर, जो कि कुछ भी हो सकता है 0 और 1 के बीच में, 1 से छोटा एंड 0 से बड़ा, कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 30%, कुछ भी हो सकता है, बाकी सब तो सेम ही है ना। तो कांस्टेंट नंबर से कोई चेंज तो फंक्शन में आने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कर्वेचर कैसा होगा वो थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखो। लेटर सपोज मुझे ये पता है कि कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, ये रहा मेरे पास आउटपुट स्टॉक पर वर्कर, सॉरी आउटपुट पर वर्कर। ये जो आउटपुट पर वर्कर जो फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर है, मैं मान के चलता हूं ये फंक्शन है अंडर रूट के, अंडर रूट ये अंडर रूट के। अब अंडर रूट के क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो फंक्शन है वो डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, मतलब कॉनकेव नेचर का होगा। तो याद करो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स भी एक कॉनकेव नेचर का फंक्शन होता है। अगर आपको सेमेस्टर थर्ड याद हो तो वहां हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, रिक्स सेवर, रिक्स लवर, रिक्स बेसिकली सीकर। तो
बेसिकली रिक्स लवर, रिक्स एवर्स एंड एक था रिक्स न्यूट्रल, सॉरी। तो कहने का मतलब ये, जब y इक्वल टू के रखते थे तो हम y इक्वल टू एक्स था तो एक स्ट्रेट लाइन बनता था। y स्ट्रेट लाइन का मतलब रिक्स न्यूट्रल। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब x पे स्क्वायर मतलब पावर पे 2 3 4 आता था तो हम लोग क्या बोलते थे, ये रिक्स लवर है। और जब x पे अंडर रूट लग जाता था, स्क्वायर रूट 1/2 या क्यूब रूट या फोर्थ रूट ऐसा लगता था तो हम लोग बोलते थे रिक्स एवर्स है। तो सिमिलर रिक्स एवर्स में डायग्राम कॉनकेव नेचर का बनता था, अगर आपको याद हो तो सेम वही चीज है। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल के लिए माना कि जो आउटपुट पर वर्कर है ना, आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। ये जो फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट के है, कुछ ऐसा है, अंडर रूट के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 0 पे 0 है, 1 पे इसकी कुछ वैल्यू होगी, 2 पे कुछ वैल्यू होगी, 3 पे कुछ वैल्यू होगी एंड 4 पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आ गई? कहता है ठीक है। कहता है जो इन्वेस्टमेंट है वो है बेसिकली स्मॉल एस टाइम्स वाई। तो इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल, लेट अस सपोज स्मॉल एस का जो वैल्यू है 0.5 है, तो 0.5 इंटू में वाई। तो वाई क्या है? आउटपुट पर वर्कर विच इज नथिंग बट अंडर रूट के, मतलब y फंक्शन ये गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट का फंक्शन ये आ गया 0.5 टाइम्स इनटू में अंडर रूट के, ठीक है। कहता है जब आप 1 पुट करोगे आउटपुट स्टॉक पर, आउटपुट पर वर्कर वाले फंक्शन में, तो आपकी वैल्यू आएगी 1 पुट करोगे तो 1, तो 1 पुट करने पे 1 आया। लेकिन जब आप 1 पुट करोगे इन्वेस्टमेंट पर वर्कर वाले फंक्शन पे, तो जैसे ही 1 पुट करोगे तो अंडर रूट 1 का 1 आएगा, 1 इंटू में 0.5 0.5 आएगा। तो ये रहा 0.5, इसके हाफ, तो मतलब इतना डिस्टेंस क्या है? 0.5 है। समझ में आ गया? ओके। कहता है जब आप मान लो 4 पुट करोगे, 4 किस पे पुट करते हैं हम लोग? तो मान लेते हैं इस वाले फंक्शन में आउटपुट पर वर्कर में, तो जैसे ही 4 पुट करोगे तो अंडर रूट 4 का आ जाएगा 2, तो 4 पुट करोगे तो बेसिकली ये 2 आ जाएगा। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 है। और सेम 4 को अगर आप इन्वेस्टमेंट पर वर्कर वाले फंक्शन में पुट करते हो तो 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 इंटू में 0.5 2 आता है। तो कहने का मतलब कहीं यहां पे आ जाएगा बेसिकली। तो कहता है कि दिस इज नथिंग बट अ इन्वेस्टमेंट फंक्शन का डायग्राम विच इज नथिंग बट अ स्मॉल एस टाइम्स फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। ओके। यहां पे गैप 0.5 था, यहां पे गैप कितना का है? 2। तो जैसे जैसे के कैपिटल स्टॉक पर वर्कर की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे जो वर्टिकल गैप है बिटवीन आउटपुट पर वर्कर फंक्शन और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर फंक्शन में, वो बढ़ता जाएगा। पहले था 0.5, यहां पे था 2। ठीक समझ में आ रहा है? तो इसके बिहाफ पे हमने यहां पे डायग्राम बनाया आउटपुट इन्वेस्टमेंट पर वर्कर का फंक्शन का, वो ये इन्वेस्टमेंट is nothing but small s y which is nothing but small s function of capital stock पर वर्कर। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया इन्वेस्टमेंट फंक्शन का। तो जैसे जैसे वैल्यू के की बढ़ रही है, गैप बढ़ता जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया कैसे बना होगा। तो जो अभी हम लोगों ने लास्ट छोड़ा था वहां पे ये डायग्राम बना लो नीचे। ओके, चलिए। तो सब कुछ कर्वेचर सब सेम ही रहेगा, बस जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कैपिटल स्टॉक की वैल्यू, कैपिटल स्टॉक पर वर्कर बढ़ेगी, वैसे वैसे गैप, वर्टिकल गैप जो है दोनों फंक्शन का, वो बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हेडिंग डालने से पहले कुछ रफ वर्क करते हैं, उसके बाद मैं आपको हेडिंग दिलवा दूंगा क्या है वो। तो रफ वर्क में थोड़ा सा ध्यान दो। सोलो कहता है कि एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट हर साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे? कहता है हाँ बिल्कुल, हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि जो आपका स्मॉल एस है वो एक पॉजिटिव नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। स्मॉल एस पॉजिटिव नंबर 0.10 0.2 0.3 0.5 जो भी हो, तो स्मॉल एस एक पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी भी, कभी भी प्रोपोर्शन नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। मतलब स्मॉल एक्स मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो स्मॉल एस है, जो स्मॉल एस जो है मैं लिख देता हूँ सिंपली, वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो स्मॉल एस एक पॉजिटिव नंबर है कि कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन हम सेव करके रखेंगे, ठीक है। कहता है अगर स्मॉल एस आपका पॉजिटिव नंबर है तो मतलब हर साल आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो करोगे। कहता है ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो धीरे धीरे कैपिटल स्टॉक भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। कहता है कि एक वर्ड आपने अकाउंटेंसी में सीखा था, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी तो होगा ना हर साल, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी, नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ही तो कैपिटल स्टॉक है। तो मशीन वगैरह पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो हर साल डेप्रिसिएशन भी होगा। तो सिंस हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन हर साल डेप्रिसिएशन भी तो होगा। तो डेप्रिसिएशन से आपका क्या होगा? कैपिटल स्टॉक की वैल्यू कम होती जाएगी। कहता है ठीक है। तो कहता है लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं।
एक फंक्शन आपके पास आउटपुट पर वर्कर का जो फंक्शन लेट अस सपोज y इक्वल टू अंडर रूट के, ऐसा फंक्शन है। कहता है कि जो कैपिटल स्टॉक पर वर्कर है लेट अस सपोज ये है आपके पास 3, ओके। कहता है कि जो बेसिकली सेविंग करोगे तो सेविंग का जो प्रोपोर्शन है स्मॉल एस की जो वैल्यू है वो है लेट अस सपोज बेसिकली 30%। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको 6 कर देता हूं, ऐसे 6, ठीक है। तो कहता है जो सेविंग का प्रोपोर्शन है 30%, मतलब जो भी हमारी आउटपुट होगा उसका 30% लोग सेव करेंगे। कहता है ठीक है। कहता है कि जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन रेट, तो देखो डेप्रीसिएशन रेट को बुक में डेल्टा से डिनोट किया गया, डेल्टा से डेप्रीसिएशन रेट। तो मैं जो पहले डेल्टा बोल रहा तो प्लीज डेल्टा मत दे, डेल्टा वो स्मॉल एस था, ये है डेल्टा। तो डेप्रीसिएशन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सपोज जो कैपिटल हर साल जो मशीन में डेप्रीसिएशन लगेगा वो 10% का लगेगा, ठीक है। तो 10% का लगेगा, तो हम लोग अब यहाँ फाइंड आउट करते हैं कि कितना कैपिटल, ये मान लेते हैं टाइम पीरियड 1 है, टाइम पीरियड 1 है, ऐसा टाइम पीरियड 1, ओके। तो टाइम पीरियड 1 में हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। तो देखें तो इन्वेस्टमेंट और हम ये देखना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना होगा, और उसके बाद एक नया हमारे लिए आउटपुट बनेगा या नया कैपिटल स्टॉक रहेगा। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो स्मॉल एस इनटू में y विच इज नथिंग बट स्मॉल s, और y क्या है अंडर रूट के। स्मॉल s है हमारे लिए 0.3 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के मतलब अंडर रूट 6 सॉरी सॉरी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन होता है आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ कैपिटल स्टॉक, मतलब डेप्रिसिएशन किसका हो, कैपिटल स्टॉक कहीं तो होगा। तो 0.1 10% किसका, तो 6 का, तो 6 का 10%, तो ये आ जाएगा 0.6। तो मैं एक बार कैलकुलेट करता हूं इसकी वैल्यू। तो जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एक सेकेंड तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर में 6 है ना, 6, और इनटू में जब करेंगे 0.3, तो ये आ रहा है आपके पास 0.7348। तो जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर वो क्या आ जाएगा, 0.7348 माइनस में 0.6, माइनस में 0.6 करेंगे तो बेसिकली ये आ रहा है 0.1348। तो ये टाइम पीरियड 1 की कहानी थी। अब टाइम पीरियड 2 में जो हमारे लिए कैपिटल स्टॉक रहेगा, मतलब फंक्शन सेम है अंडर रूट के। आज हमारे लिए जो नया कैपिटल स्टॉक रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिकली जो पुराना था प्लस में चेंज इन कैपिटल स्टॉक ये जो आया है, तो बेसिकली ये बन जाएगा 6.1348, ये आ जाएगा ना। तो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर मुझे निकालना हो तो इन्वेस्टमेंट 0.3 अंडर रूट 6.1348 का निकालेंगे, और डेप्रीसिएशन मुझे अगर निकालना हो तो डेप्रीसिएशन क्या होगा 0.1 इंटू में 6.1348। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं 6.1348 इंटू में 0.1, तो ये आ रहा है 0.61348, और ये वैल्यू निकालते हैं तो 6 बेसिकली अंडर रूट 6.1348 इंटू में 0.3, तो ये आ जा रहा है 0.7430। और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, इस बार जो चेंज इन के आएगा, तो मैं इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा, मतलब 0.61348 को माइनस करूंगा, तो इस बार आएगा 0.12957। जब मैं टाइम पीरियड जो है थर्ड की बात करिए, टाइम पीरियड 2 था, अब तीसरा टाइम पीरियड तीसरा में जो फंक्शन है वो तो यही है स्मॉल अंडर रूट स्मॉल के, मतलब अंडर रूट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। लेकिन आज जो नया कैपिटल स्टॉक पर वर्कर होगा वो क्या होगा, पुराना था 6.1348, इसमें प्लस हो जाएगा कितना 0.12957, और फिर से हम लोग निकालते चलेंगे। ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये प्रोसेस हर टाइम पीरियड चलता जाएगा। एक टाइम पीरियड आएगा 9, सॉरी एक टाइम पीरियड आएगा n, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए जो है बेसिकली फंक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन सपोज ये बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा n टाइम पीरियड जब ये कैपिटल स्टॉक हमारा 9 बन जाएगा। अब ये कैपिटल स्टॉक 9 कहां से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ ये जो कैपिटल स्टॉक 9 बन जाएगा,
अब हमारे पास क्या है, तो एस स्मॉल एस की वैल्यू है 0.3 30%, डेल्टा की वैल्यू है बेसिकली 10%, मतलब डेप्रिसिएशन 10% होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं आगे, तो यहां से जब मैं इन्वेस्टमेंट निकालूंगा तो इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल एस इंटू में √9, और जो डेप्रीसिएशन निकालूंगा वो होगा कि बेसिकली क्या, तो डेल्टा इंटू में के, तो डेल्टा 0.1 इंटू में 9, तो ये आ जाएगा 0.9। यहां से करूंगा तो 0.3 इंटू में 3, ये भी आएगा 0.9। तो आज चेंज इन के जीरो आ रहा है, तो कहने का मतलब इसके बाद, मतलब टाइम पीरियड बराबर n+1, इसके बाद जो भी टाइम पीरियड आएगा सब सेम ही रहेगा, मतलब अब वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। आप जो कैपिटल स्टॉक पर वर्क कर उसमें ग्रोथ नहीं आने वाला। तो ये बेसिकली मैक्सिमम था। तो इस कैपिटल स्टॉक पर वर्कर को हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग स्टडी स्टेट। मतलब स्टडी स्टेट इसलिए क्योंकि अब हमारे कैपिटल स्टॉक में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारे पास चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर जीरो आ रहा है। तो अब कैपिटल ना ही, तो जब जीरो आ रहा है तो ना ही मेरा टाइम n+1 टाइम पीरियड में ना ही मेरा ये के चेंज होगा, और ये बेसिकली स्मॉल एस और डेल्टा तो सेम ही है। तो अगर के चेंज नहीं होगा तो हमेशा वैल्यू जीरो, चेंज इन के जीरो ही आने वाला है। तो जब हमारा चेंज इन के जीरो आ जाता है तो उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट। ये क्यों होता है, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग रन में आ चुकी है। अब हमारे कैपिटल स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, कैपिटल स्टॉक में ग्रोथ होना अब बंद हो चुका है। इतनी बात समझ में आ गई? कहता ठीक है। कहता अगर मान लो कि आपने स्टार्ट किया था कि कैपिटल स्टॉक 6 से, तो 6 से क्या था, आपने 9 पे पहुंचे। क्या होता अगर मैं कैपिटल स्टॉक 12 से स्टार्ट करता, तो क्या होता? तो अगर आप कैपिटल स्टॉक 12 से स्टार्ट करते तो भी आप 9 पे ही पहुंचते। देखो मैं दिखाता हूं। अगर मान लेते हैं कैपिटल स्टॉक 12 से स्टार्ट करते, लेट अस सपोज हमारे पास फंक्शन होता है y = √k। इनिशियली कैपिटल स्टॉक 12 रहता, स्मॉल एस की वैल्यू 0.3 होता, डेल्टा मेरे पास 0.1, डेप्रिसिएशन रेट 0.1 होता। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट निकालते 0.3 इंटू में √12, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालते तो 0.1 इंटू में 12, तो ये बेसिकली आता 1.2। अच्छा इसको निकाले तो 12 इंटू में 0.3, ये बेसिकली आ रहा है 1.03। तो आज जो मेरा चेंज ये आएगा वो एक निगेटिव वैल्यू आएगा। तो 12 से क्या फिर, और तो नया फिर ये बेसिकली टाइम पीरियड 1 है। तो आज टाइम पीरियड 2 में जो चेंज इन हमारे पास जो नया कैपिटल स्टॉक पर वर्कर आता वो क्या आता 12, और ये नेगेटिव टर्म माइनस होकर कम होता, तो फिर ये 12 से कम होकर 9 पे आता। तो कहता है कि अगर आप एक वेरी लार्ज कैपिटल स्टॉक पर वर्कर से स्टार्ट करो या स्मॉल कैपिटल स्टॉक पर वर्कर से स्टार्ट करो, आपको पहुंचना है एंड में वही स्टेडी स्टेट पे, मतलब लॉन्ग रन पे, जहां पे आपका चेंज इन के जीरो आ जाए। तो जैसे ही आप स्टेडी स्टेट टाइम पे पहुंचे जहां पे आपका चेंज इन के जीरो आ जाएगा, तो उस टाइम पे जो आपका कैपिटल स्टॉक है मतलब k = 9, इसको हम लोग लिखने लगेंगे k*, मतलब ये कैपिटल स्टॉक आपका स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर कहलाएगा। स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर कहलाएगा। अब ये 9 पे ही क्यों आया, तो वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। अभी जब मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तो वहां बताऊंगा ये कि 9 पे ही क्यों एंड हुआ, ये 9 कहां से आया। तो ये 9 डिपेंड कर रहा है आपके बेसिकली प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन फंक्शन है y = √k, जो स्मॉल एस की वैल्यू है, जो डेल्टा है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो पहले तो मुझे ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि स्टडी स्टेट क्या होता है। स्टडी स्टेट जहां पे चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर जीरो आ जाए, मतलब अब उसके बाद जो है हम कितना भी कुछ कर ले हमारे कैपिटल स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। और हमने ये देखा कि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक से स्टार्ट करें या स्मॉल अमाउंट से करें, हमें जाना स्टडी स्टेट पे ही है और उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। और स्टडी स्टेट कब होता है, जब चेंज इन कैपिटल स्टॉक जीरो आ जाए, और उस टाइम पे जो कैपिटल स्टॉक हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा, लिखिए हेडिंग ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक, मतलब नया हैशटैग। बेसिकली मैंने आपको बोला था कई सारे हैशटैग लगेंगे, ये सब स्टेप 1 ही चल रहा है अभी, सोलो मॉडल का स्टेप 1। ठीक है, तो हेडिंग हैशटैग में लिखिएगा ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक एंड स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल। ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक एंड स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए इसके अंदर। At any moment, capital stock is an important factor. At any moment, capital stock is an important factor that determine output of an economy. That determine output of an economy. Full stop. आगे लिखो but capital stock can change. But capital stock can change over time.
but capital stock can change over time, and those changes leads to change in economic growth, and those changes leads to change in economic growth. Full stop. आगे लिखना. In particular comma two forces influence in particular comma two forces influence capital stock, that is investment and depreciation. In particular comma two forces influence capital stock, that is investment and depreciation. Full stop. पैराग्राफ चेंज करो, आगे लिखो. Investment refers to expenditure on new plant and equipment, and it causes capital stock to rise, full stop. आगे लिखो. Depreciation refers to wearing out of old capital. And its causes capital stock to fall, full stop. आगे लिखो. Therefore determined by the difference of change in capital stock is determined by the difference of investment and depreciation. Change in capital stock is determined by the difference of investment and depreciation. That is change in capital stock per worker is equal to investment माइनस में डेप्रिसिएशन. आई माइनस में डेप्रिसिएशन को हम लोग डेल्टा टाइम्स कैपिटल स्टॉक पर वर्कर लिख सकते हैं. आई क्या होता है, तो स्मॉल एस वाई माइनस में डेल्टा टाइम्स कैपिटल स्टॉक पर वर्कर. ये हमारे लिए क्या है, चेंज इन ये. तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर इज इक्वल टू एस स्मॉल एस इंटू में वाई को क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर माइनस में डेल्टा टाइम्स कैपिटल स्टॉक पर वर्कर. तो एट स्टडी स्टेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर जीरो होगा. तो अगर ये जीरो होगा तो ऑन दैट टाइम हमारे लिए, ठीक है, जो ये डेल्टा है, इट्स नॉट डेल्टा, ये स्मॉल एस फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर इज इक्वल टू डेल्टा इनटू में कैपिटल स्टॉक पर वर्कर. ओके, तो यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि स्मॉल एस अपॉन में डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल स्टॉक पर वर्कर अपॉन में फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर. और सिंस यहां मैं एट स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, तो स्टडी स्टेट पे जो भी हमारा कैपिटल स्टॉक पर वर्कर होता है वो स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर होता है. तो मतलब मैं के पे स्टार लगा दूंगा, यहां पे भी स्टार और यहां पे भी स्टार. ये फॉर्मूला बन गया. इसी से हमारा जो है के की वैल्यू 9 आया था. याद करो, हमारे पास एग्जांपल में एस स्मॉल एस की वैल्यू 0.3 था, याद आ रहा है. और उसके बाद क्या कहते हैं, डेल्टा की वैल्यू था 0.1 और मेरा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू अंडर रूट के, यही था ना. इसको पुट करो इसके ऊपर, तो s के जगह पे 0.3, डेल्टा की जगह पे 0.1 इज इक्वल टू स्मॉल के अपॉन में फंक्शन ऑफ के की जगह पे क्या लिखोगे, अंडर रूट के. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू अंडर रूट के, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 9 इक्वल टू के. तो के की वैल्यू 9 याद है, तो 9 हमने बोला था. तो ये 9 कहां से आएगा, वो ये इस फॉर्मूला से आएगा. अंडरस्टूड. तो सबसे पहले आप इतना लिखिएगा, ये यहां से लेकर, जो मैं सर्कल कर रहा हूं यहां से लेकर ये पूरा, ठीक है. तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये लिखा होगा. आगे लिखना. स्टडी स्टेट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज it represent long run equilibrium of economy. Long run equilibrium of economy. Full stop. आगे लिखना. It shows that regardless of level of capital with which economy begins comma it's end up with the steady state level of capital. मतलब इकोनॉमी कहीं से स्टार्ट हो, एक लोअर कैपिटल स्टॉक से स्टार्ट हो या हायर कैपिटल स्टॉक से स्टार्ट हो, वो बंद होगा स्टडी स्टेट वाले पॉइंट पे ही. इतनी बात समझ में आ गई. अब हमें जो डायग्राम बनाना है, अभी जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था
कि बेसिकली क्या कहते हैं उसको, आउटपुट पर वर्कर और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इन दोनों को शो कर दिया था। आज हमें डेप्रीसिएशन को भी शो करना है। तो डेप्रीसिएशन हमारे लिए क्या है? डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट अ डेल्टा टाइम्स ऑफ आउट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये भी बेसिकली फंक्शन ऑफ क्या आ गया? डेप्रीसिएशन इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, जिसकी वैल्यू ये है, मतलब जिसका इक्वेशन ये है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, तो डी ऑफ डेप्रीसिएशन अपॉन में डी ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, बेसिकली मेरे पास डेल्टा आएगा। और डेल्टा इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शन, एक परसेंटेज है जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है। क्या? एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर है तो मेरे लिए जो डायग्राम बनेगा डेप्रीसिएशन का वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है तो एक फर्स्ट मेरे लिए डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये जो डेल्टा है जो कि क्या है? लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा होगा ना डेल्टा। तो डेल्टा लेस देन 1 होगा। तो याद करो लेस देन 1 मतलब जो हम लोग याद करो इक्वल टू 1 के लिए एक 45 डिग्री का लाइन बनाते हैं। यहां पे मैंने लिखा कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, यहां पे मैं लिखा डेप्रीसिएशन। तो अगर स्लोप 1 होता तो मैं एक 45 डिग्री का लाइन बनाता, लेकिन स्लोप 1 नहीं है, स्लोप 1 से छोटा है, डेल्टा की वैल्यू लेस देन 1 होगी ना। तो मेरी जो ये डायग्राम डेप्रीसिएशन का जो स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनेगा वो रिलेटिवली फ्लैटर बनेगा। तो मैंने रिलेटिवली फ्लैटर बनाया इस तरीके से। ये बना मेरे लिए डेप्रीसिएशन का डायग्राम। ओके, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग बना लेंगे क्या? तो इन्वेस्टमेंट का डायग्राम। ये इन्वेस्टमेंट का डायग्राम विच इज नथिंग बट स्मॉल एस वाई और स्मॉल एस फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर 0 आएगा। तो ये स्टडी स्टेट पॉइंट है। यहाँ से जो भी कैपिटल स्टॉक आ रहा होगा वो क्या होगा? के स्टार, स्मॉल के स्टार होगा, मतलब स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं वो एक क्या कहते हैं उसको, आउटपुट पर वर्कर वाला डायग्राम। ये हमारे लिए आउटपुट पर वर्कर वाला डायग्राम है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। तो कहने का मतलब एट के स्टार जो भी आउटपुट बन रहा होगा, एट के स्टार जो भी आउटपुट बन रहा होगा उस आउटपुट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल वाई स्टार विच इज नथिंग बट स्टडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर। स्मॉल वाई स्टार का मतलब क्या? स्टडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे हम लोग इतना, ये भी आई स्टार होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे यहां से आई स्टार, दिस इज स्टडी स्टेट इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है इतना, इस ब्लैक कलर से ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? तो कहने का मतलब आपने इतना आउटपुट बनाया है, इतना आउटपुट में से इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इक्वल टू सेविंग ना। तो इतना आपने सेविंग किया, तो बाकी जो ये है क्या है? कंजम्पशन है। तो ये बेसिकली हमारे पास इतनी जो वैल्यू है ये है स्मॉल सी स्टार स्टडी स्टेट कंजम्पशन पर वर्कर। मतलब इतना आउटपुट में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाकी आप क्या कर रहे होंगे? सेविंग, मतलब कंजम्पशन कर रहे होंगे ना। तो स्टडी स्टेट कंजम्पशन पर वर्कर। इतनी बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया हो किस तरीके से डायग्राम डेप्रिसिएशन का बना है। बाकी इन्वेस्टमेंट का और आउटपुट पर वर्कर डायग्राम तो पहले मैंने समझा दिया था। तो जो जहां तक हम लोगों ने लिखा था ना उसके नीचे ये डायग्राम आप बना लो। ओके, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके एक डायग्राम बना लिया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। लिखिएगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का है कि लेट एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, लेट एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन बी। आपको एक एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है कैपिटल वाई इज इक्वल टू के पे पावर 0.5 एल पे पावर 0.5। उसके बाद स्मॉल एस की वैल्यू दे रखी है 0.3 और डेल्टा का वैल्यू दे रखा है आपको 0.1। आपको बोला कैलकुलेट, कैलकुलेट स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। ठीक है, पहला पार्ट ये बोला कैलकुलेट स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, एंड दूसरे पार्ट बोला कैलकुलेट स्टडी स्टेट आउटपुट, आउटपुट पर वर्कर। तो प्लीज एक बार आप ट्राई कीजिए सॉल्व करना। आई होप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे सॉल्व करना। ठीक है, देखो
आपको जो प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है वो कैपिटल के फॉर्म में दे रखा है, और आपको जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन मांगा वो कैपिटल स्टॉक पर वर्कर के फॉर्म में मांगा है। तो पहले इस फंक्शन को हम लोग पर वर्कर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू के पे पावर 0.5 एल पे पावर 0.5 है ना, तो पहले एल से सबको डिवाइड कर देते हैं। ये पर वर्कर में क्या हो जाएगा, फिर पर वर्कर में चेंज हो जाएगा। तो y बाय एल को स्मॉल वाई आउटपुट पर वर्कर, और इसको ये बेसिकली क्या हो जाएगा, के अपॉन में एल और पावर पे 0.5। तो y और k अपॉन में एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल के, मतलब कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, तो 0.5। तो यहां से आप इसको स्मॉल वाई इक्वल टू अंडर रूट के ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट फंक्शन आ गया, आउटपुट पर वर्कर फंक्शन आ गया। ठीक है, तो पर आउटपुट पर वर्कर इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। अब हमारे पास सब कुछ है ही, स्मॉल एस और डेल्टा सब गिवन ही है, तो हमें एक फॉर्मूला पता ही है, याद है ना, स्मॉल एस अपॉन में डेल्टा इज इक्वल टू के फंक्शन ऑफ के। तो बस इस पे पुट कर देना है, स्टडी स्टेट निकालना है ना, स्टडी स्टेट के लिए यही तो हमारे पास फॉर्मूला था। तो कैपिटल स्टॉक स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, डेल्टा के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे क्या, तो नो डेल्टा, स्मॉल एस के जगह पे पुट कर देंगे 0.3, डेल्टा के जगह पे 0.1, ये के, ये अंडर रूट के, तो बेसिकली 3 इज इक्वल टू अंडर रूट के, तो के इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो के स्टार इक्वल टू 9 लिखेंगे। ये मेरा क्या है, कैपिटल स्टॉक मतलब स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। तो पहला पार्ट का आंसर यहाँ पे हो गया। और जो भी के स्टार आया है उसको जब हम इस आउटपुट वाले आउटपुट पर वर्कर में पुट करेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट 9, तो y इक्वल टू जो 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, स्टडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर। तो ये दो पार्ट पूछा था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे है, मतलब अभी बहुत सारे हैच लगे हुए हैं, मतलब कई सारे टॉपिक है सब हेडिंग में, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और अभी के तक में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।